हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 70 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 71 है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में उसे कैसे लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि ये प्रश्न देख रहे हैं आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है, तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को, और फिर देखेंगे कि वास्तव में इसे कैसे लिखना है। आपका प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति का कारण फ्रांसीसी दार्शनिक नहीं थे, किंतु क्रांति देशव्यापी दशा और सरकार की गलतियों का परिणाम थी। इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण प्रस्तुत कीजिए। 20 नंबर का था, 2016 में पूछा गया। आपने लिखा है, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व के नारे के साथ फ्रांसीसी की क्रांति 1789 से 1815 के मध्य 4 चरणों में घटित हुई। प्रथम चरण के दौरान क्रांति का मुख्य कारक कृषकों, मजदूरों, मध्य वर्ग का विशेषाधिकारों को लेकर असंतोष तथा राजा द्वारा इनको लेकर कोई कदम नहीं उठाया जाना था। दूसरा चरण 1792 से 95 क्रांति का मुख्य कारण राजतंत्रवाद बनाम गणतंत्रवाद था, क्योंकि प्रथम क्रांतिकारियों ने राजा को क्रांति का संरक्षक थोपित किया घोषित किया। वह स्वयं ही प्रतिक्रिया सारी से गठजोड़ करने लगा। तृतीय चरण में सत्ता डायरेक्टरी के हाथ आ गई, परंतु कदाचार, नैतिक व सैद्धांतिक आदर्शों में विचलन को परिणाम स्वरूप उपजी अव्यवस्था से जनता व्यवस्था की आकांक्षा करने लगी, और इसी क्रम में विदेशी हमले भी लगातार हो रहे थे। इसी पृष्ठभूमि में नेपोलियन का उदय होता है, जिसने क्रांति का चौथा चरण कहते हैं। यदि क्रांति के दार्शनिकों को इस क्रांति में देखें तो वस्तुतः उपरोक्त राजनीतिक घटनाक्रम के पहले दार्शनिक पृष्ठभूमि विकसित हो चुकी थी, जिसे मॉन्टेस्क्यू वाल्टेयर के माध्यम से प्राकृतिक अधिकार, शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत, सहिष्णुतावाद, पूंजीवाद आदि का विकल्प ख्याति प्राप्त हो चुका था। 1792 का संविधान इन्हीं आदर्शों पर आधारित था। 1793 से 95 के दूसरे चरण में जैकोबिन की निरंकुशता सत्ता स्थापित हुई। इसके पीछे रूसो का दर्शन था, परंतु स्मरणीय है कि दार्शनिक क्रांति नहीं चाहते थे, और फ्रांस की क्रांति पूर्व के समय से चली आ रही राजनीतिक अव्यवस्था और सामाजिक गतिविधियों से उपजी थी। क्रांति तो इन परिस्थितियों की अभिव्यक्ति मात्र थी, लेकिन यहाँ यह भी याद रखना चाहिए कि दार्शनिक लोगों को उनके दुख का कारण बताते हैं। यदि ऐसा नहीं किया जाए तो प्रायः निम्न वर्गीय अशिक्षित जनता धर्म आदि को अपनी दुर्दशा का कारण मानती है। अतः कहा जा सकता है क्रांति विचारधारा प्रसूत न होकर परिस्थिति पनप थी, जिसमें दार्शनिकों की भूमिका अप्रत्यक्ष और दूरस्थ थी। देखिए, वास्तव में आपने बार बार इस प्रश्न में एक तो काफ़ी सारा ऐसा मटेरियल डाल दिया है जो कि आपको डालना ही नहीं है। जैसे ये मटेरियल आपको नहीं डालना है कि प्रथम चरण में क्या हुआ, द्वितीय चरण में क्या हुआ, तृतीय चरण में क्या हुआ, ये आपको कुछ भी नहीं डालना है। आपसे ये प्रश्न पूछा ही नहीं है, और आपने जो यहाँ पे विश्लेषण कोशिश की है ना, इसको और अच्छे से विश्लेषित करना है, जो कि आपने यहाँ पर नहीं किया है। क्लियर? तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि आपने जो पूरा प्रश्न लिखा है, अगर इसमें हम एक दो पंक्तियों को या एक दो विश्लेषण की लाइन को अगर छोड़ दें तो पूरा प्रश्न की मांग के अनुरूप नहीं है। क्लियर? और वैसे भी ये प्रश्न अनुरूप इसलिए भी नहीं लिखा जा सकता है क्योंकि इस प्रश्न को लेकर काफ़ी सारी डिबेट्स हैं, और अगर इस प्रश्न के मर्म को अगर आप समझ गए, इस प्रश्न के कोडिंग वर्ड को समझ गए, तब आपको वास्तव में पता चल पाएगा कि प्रश्न ये क्रांति के कारणों पे पूछा है या क्रांति के चरण पे पूछा है। क्लियर? आपने कोशिश की क्रांति के चरणों को बताने की, जबकि ये बातें कौन सी हैं? क्रांति के पहले की। क्लियर? तो देखते हैं कि वास्तव में इसका इनकोडिंग वर्जन क्या होता है और फिर हमें कैसे लिखना है। तो आप देखिए, आपका प्रश्न है फ्रांसीसी क्रांति का कारण। क्लियर? आपको बता दिया कि एक कारण के बारे में ये प्रश्न है, और क्या है कारण? फ्रांसीसी दार्शनिक नहीं थे। क्लियर? अर्थात इसने ये कहा है कि जो फ्रांस की क्रांति हुई थी ना, उसमें फ्रांसीसी दार्शनिकों का कोई योगदान नहीं था, अर्थात वो कारण के अंतर्गत नहीं गिने जाते। क्लियर? अब देखते हैं तो फिर था कौन आखिरकार, क्रांति को किसने संपन्न किया? तो इसने कहा है कि क्रांति तो बेसिकली देशव्यापी दशा और सरकार की गलतियों का परिणाम थी। क्लियर? अब आप इस लाइन को समझ रहे हैं, अर्थात ये वास्तव में एक डिबेट हुई होगी कभी, जिसमें लेकर ये आया होगा कि क्या क्रांति में दार्शनिकों की भूमिका थी, और थी तो कितनी थी, और कितनी थी में कैसी थी। समझ गए? इस चीज़ को लेकर प्रश्न है। फिर कुछ लोगों का मानना था नहीं, वास्तव में जो क्रांति के दार्शनिक थे ना
वो दार्शनिकों की उपज जो हुई थी वो देशव्यापी दशा को देखकर हुई थी, सरकार की गलतियों को देखकर हुई थी। अर्थात दार्शनिकों का जन्म निर्वात में नहीं हुआ था, दार्शनिकों का जो जन्म हुआ था वो देशव्यापी परिस्थितियों को देखते हुए हुआ था और सरकार की गलतियों को देखते हुए हुआ था। क्लियर? ये है इस प्रश्न का मूल मर्म। अब आप सोचिए कि ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं कि उस समय की जो फ्रांस की देशव्यापी दशा थी, देशव्यापी दशा का क्या मतलब है? देशव्यापी दशा का मतलब है सामाजिक और आर्थिक स्थिति उनकी कैसी थी। क्यों? क्योंकि राजनीतिक तो बाद में आपसे पूछा है ना, सरकार की गलतियाँ। तो ये दो जब दशा हम देखते हैं तो पता चलता है कि हाँ, वहाँ पे काफ़ी सारी समस्याएं थी। वो समस्याएं कौन सी थी अभी हम बताएंगे, बट अभी हम यहाँ पे आपको कोड कर रहे हैं। क्लियर? तो आप वो बता देंगे, फिर आप बताएंगे कि सरकार की गलतियां कौन कौन सी थी। ठीक है, अब आपने जब ये चीज़ें बता दी, ठीक, तो आपको क्या करना है? आपको दार्शनिकों के बारे में पहले नहीं बताना है। क्यों? क्योंकि आपसे दार्शनिकों को नहीं पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है क्रांति के मुख्य कारण कौन से थे, देशव्यापी दशा और सरकार की गलतियां। अब आप बताओगे कि ये बात ठीक है कि फ्रांस के दार्शनिकों ने ना तो क्रांति को जन्म दिया और ना ही उन्होंने क्रांति की बात की, किंतु उनके जो विचार थे, उनके जो व्यवहार था और उनके द्वारा जो उस समय की समाज का वर्णन किया गया अपने लेखों के माध्यम से, उसने लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा की, लोगों के अंदर एक विचार उत्पन्न किया और लोगों को ये बताया कि वास्तव में दाग कहाँ पर है, अर्थात जो समस्या है वो कहाँ पर है। लोगों को ये तो लग रहा था, फ्रांस के समाज को, फ्रांस के लोगों को, कि समस्या है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि वास्तव में समस्या मूल कहाँ है। जैसे छोटी सी बात कि जब आप लोग यूपीएससी की तैयारी करते हो और यूपीएससी की अभी तक आप जब तैयारी कर रहे थे, तो आप जिससे भी मिलते थे कि आंसर राइटिंग हम नहीं कर पाते हैं और वास्तव में आंसर राइटिंग करनी कैसी चाहिए, तो ये तो सबको पता है कि बेहतर उत्तर लेखन नहीं कर पाता है एक सामान्य अभ्यर्थी यूपीएससी को लेकर। लेकिन मज़ा तो तब आए ना कि जब कोई आपके प्रश्न को ले और प्रश्न को देख कर बताए कि आपने जो ये लाइन लिखी है ना, ये गलत है। क्लियर? तो तब आप क्या कहेंगे कि हाँ, मेरी जो गलतियाँ थीं उन गलतियों में मैं उत्तर लेखन बेहतर कर पाया, ठीक है, लेकिन उन गलतियों में योगदान किसका रहा बताने में? तो आप कहोगे श्री आईएएस का। क्लियर? लेकिन वास्तव में क्रांति हुई क्यों? आपके अच्छे नंबर आए क्यों? क्योंकि आपने मेहनत की थी। क्लियर? तो ऐसे आप समझिए कि मेरी जो भूमिका होगी, श्री आईएएस की जो भूमिका होगी, वो केवल और केवल आपके अंदर एक उत्प्रेरण पैदा करने की होगी। आपको ये बताने की होगी कि आपको ये गलतियां नहीं करनी है, आपको ये लाइंस नहीं लिखनी है। और जब हम आपको ये कर देंगे तो आप अपने आप समाज के अनुरूप, टॉपर्स के अनुरूप अपने उत्तर को बेस्ट से बेस्ट बनाओगे। समझ गए? तो यहाँ पर एक तरीके से आप क्या कह सकते हो, भूमिका तो थी लेकिन कम थी। और कम भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि जब संविधान बना फ्रांस का, तो उसमें जिन विचारों को अपनाया गया, उन विचारों में बेसिकली उन विचारकों का ही योगदान था। चाहे शक्ति के पृथक्करण की बात हो, चाहे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की बात हो, ये सब विचार किसने दिए? चाहे वोल्टेयर ने दिए हों, चाहे रूसो ने दिए हों, चाहे मॉन्टेस्क्यू ने दिए हों, चाहे दिदरो ने दिए हों, या फिर उस समय के जो आप कह सकते हो इकोनॉमिस्ट जितने भी थे, चाहे दिदरो हो या तुर्गो हो, सॉरी नेकर और तुर्गो हो, इन्होंने जो आइडिया दिए उन सबका ही तो परिणाम था। अर्थात हम ये कह सकते हैं, जब आप निष्कर्ष लिखोगे, कि फ्रांसीसी की क्रांति को भले ही दार्शनिकों ने ना उत्पन्न किया हो, लेकिन उन्होंने ये जरूर कर दिया कि लीडर्स कौन होगा, फ्रांस की क्रांति को नेतृत्व कौन प्रदान करेगा, और जो समस्याएं हैं वो कौन सी हैं, किन चीज़ों की आपको डिमांड करनी है, ये सारी चीज़ें बताएं। क्लियर? तो आप बता सकते हो कि हाँ, उनका योगदान कितना था। और वैसे भी आपको पता हो कि नेपोलियन ने क्या कहा है कि अगर फ्रांस में दार्शनिक ना होते, अर्थात रूसो ना होता, तो मैं नहीं होता। तो आप समझ सकते हो यहाँ से भी कि फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों की क्या भूमिका है। क्लियर? अब आपको लिखना कैसे, तो ये हम बता देते हैं। आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप ये बताएंगे कि वास्तव में उस समय वहाँ की देशव्यापी दशा कैसी थी। आप शुरू में तो ये लाइन दे देंगे कि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों की भूमिका बिल्कुल भी नहीं थी। ऐसे ही वर्ड यूज करेंगे, बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि वहाँ की देशव्यापी दशा और सरकार की गलतियाँ ही मुख्य परिणाम थी। अब वो बता दोगे जिसके अंतर्गत वो बताते हैं
देशव्यापी दशा में आप लिखते जाओगे लाइन तार, ठीक है। क्या क्या लिखोगे, आप लिख दोगे कि उस समय का जो समाज था वो काफ़ी विषम था, अर्थात फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट में डिवाइड था। आप ये ब्रैकेट में लिखोगे, क्लियर। फिर आप बताओगे कि जो लुई 14वां था उस समय का वो काफ़ी युद्ध करता रहता था, जिस कारण शाही कोष का खजाना खाली हुआ, जिसका बोझ आम जन पे आया। साथ ही जो लुई 15वां था वो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध और सप्तवर्षीय युद्ध में उलझकर और उसको डुबा दिया। इसके अलावा जो बची खुची स्थिति थी उसे लुई 16वां ने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस की टुकड़ी को बेचकर वो कर दिया। देखो इसके दो वो होते हैं, एक तो होता है फ्रांस की वहाँ पे गई टुकड़ी तो वहाँ से स्वतंत्रता के विचार लेकर आई, ये सकारात्मक है। लेकिन जब वो वहाँ गई तो वास्तव में वहाँ पे क्या हुआ कि जो राजकोषीय बोझ था वो बढ़ गया, राजकोषीय खजाना खत्म हो गया। अर्थात इसके दो तरफे प्रभाव थे। कभी आपसे इंटरव्यू में अगर ये पूछा जाए कि फ्रांस के जो सैनिक गए थे वहाँ पे उनका क्या योगदान था, सकारात्मक या नकारात्मक, तो आप बता सकते हो कि सकारात्मक तो सर ये था कि वो वहाँ से स्वतंत्रता समानता के विचार लेकर आए, लेकिन नकारात्मक ये था कि ये भी एक फ्रांस की क्रांति का कारण बना। क्यों? क्योंकि इससे राजकोषीय जो खजाना था उस पर दबाव बढ़ा। क्लियर, आप ये बता सकते हो। और ये बता दोगे कि वर्साई के महल की जो विलासिता थी वो कैसे इस चीज़ के लिए जिम्मेदार थी। फिर आप सरकार की गलतियां बताओगे। सरकार की गलतियों के संदर्भ में आप देखोगे कि जो लुई 14वां था वो क्या कहता था, मैं ही राज्य हूँ। और यही कॉन्सेप्ट आप देखोगे राजा मौली साहब ने बाहुबली में लिया है। वो क्या बोलती हैं, वो बोलती हैं कि मेरा वचन ही मेरा शासन है। समझ गए, तो आप ऐसे देख सकते हो। फिर आप देखोगे कि लुई 14वें ने अपने राज्य को इतना केंद्रीकृत कर लिया था कि बाद के उसके एक भी शासक ने इतने अयोग्य निकले कि उस केंद्रीकरण को रोक ही नहीं पाए। क्लियर, तो इससे भी वहाँ पे अराजकता फैल गई। साथ ही क्या था कि वो जो शासन प्रणाली थी उसमें कोई नियम कानून नहीं था, यानी कि लुई 15वां और लुई 16वें के टाइम पीरियड पे। इसके अलावा आप सबसे बड़ी हद तो तब हो जाती है जब लुई 16वां अपनी पत्नी एंटोनिएट के प्रभाव में आ जाता है। जब लोग इस बात को आंदोलन कर रहे थे कि भाई साहब हमें रोटी दे दो, तो एंटोनिएट कहती हैं अपने पति से, लुई 16वें से, कि ये लोग इतना परेशान क्यों हैं, जब इनके पास खाने को रोटी नहीं है तो ये केक खा लें। अर्थात उसका ये मानना था कि लोग रोटी इसलिए नहीं खा रहे हैं क्योंकि रोटी के उनका मन नहीं है, लेकिन उसको ये पता होना चाहिए कि लोग केक तभी खा सकते हैं जब उनके पास रोटी खाने का पैसा हो। केक उस समय महंगी चीज़ होती थी क्योंकि वो केक खाती थी, तो उसको लगा कि मेरी तरह ये भी अपना जीवन गुजार रही है। जैसे आमतौर पर आप देखोगे ना, कई सारे लोग होते हैं जो मेट्रोपॉलिटन सिटी के, वो पिज्ज़ा खा के अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन एक किसान परिवार का व्यक्ति, एक गरीब परिवार का व्यक्ति, उसको 2 वक्त की रोटी नहीं नसीब होती है। क्लियर, तो आप ये देख सकते हो। साथ ही नौकरशाही जो थी उस समय की वो काफ़ी वंशानुगत थी, उसमें वंश के आधार पर लोग थे, वहाँ पे टैलेंटेड लोगों का अभाव था। और जब कोई बात आती थी कि इसमें सुधार कर दो, जैसे तुर्गो व नेकर जैसे जो वित्त सचिव थे, तो उनकी बात को नहीं माना गया और उसे अवॉइड किया गया। स्वयं एंटोनियोट जो पत्नी थी उसने इस चीज़ का विरोध किया और इनको मरवा डाला। क्लियर, तो आप ये देख सकते हो। इसीलिए कई बार एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो फ्रांस था ना, वास्तव में वहाँ पर किसी भी बुरी व्यवस्था का कोई प्रश्न ही नहीं था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई व्यवस्था ही नहीं थी। एक प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि फ्रांस की क्रांति के संदर्भ में बताइए, या फ्रांस के समाज के संदर्भ में बताइए, फ्रांस की राजनीति के संदर्भ में बताइए कि कि बुरी व्यवस्था का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई व्यवस्था ही नहीं थी। समझ गया, अर्थात बुरी हम तब कहें ना कि जब वहाँ पे कोई व्यवस्था हो। जब कोई व्यवस्था ही नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि व्यवस्था बुरी है या अच्छी है। ठीक, अब आप बताओगे दूसरे पैरा से कि वास्तव में दार्शनिकों का योगदान क्या था। तो जब आप बताते हो दार्शनिकों के योगदान को लेकर, तो आप मॉन्टेस्क्यू को जब पढ़ोगे तो आप देखोगे ये आपको लिखना नहीं है जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। आपको ये चीज़ें इसलिए नहीं लिखनी क्योंकि आपका वर्ड लिमिट क्रॉस हो जाएगी। ठीक है, आप बस नाम लिख सकते हो मॉन्टेस्क्यू, बाकी मॉन्टेस्क्यू ने क्या कहा इसको आपको एक्सप्लेन नहीं करना है। अगर आपके अंदर शब्दों की शैली गुंथित करने की है तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि मॉन्टेस्क्यू 1689 से 1755 के टाइम पीरियड पे वो था। उसने अपनी एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक का क्या नाम था? द स्पिरिट ऑफ लॉ। उसमें ये बताया कि वास्तव में जो राजा के दैवी अधिकार हैं उनको समाप्त कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे शासन का क्रियान्वयन करने में दिक्कतें आती हैं। और क्या करना चाहिए? शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाना चाहिए। और इसके लिए उसने किसको आदर्श बनाया? इंग्लैंड की संसदीय सरकार को या संवैधानिक सरकार को। क्यों? क्योंकि वहाँ पर
लोगों को शक्तियों का ऐसा बैलेंस था। क्लियर? तो आप ये देख सकते हो। अब यहाँ पे ये नहीं कहता है कि जो फ्रांस में राजनीतिक संस्थाएं हैं वो बुरी हैं, उसकी आलोचना नहीं करता, वो बस विकल्प देता है। अब आप ऐसे समझ सकते हो इस चीज़ को, जैसे आपके माता पिता जब आपसे फ़ोन पे बात करते हैं तो आपसे ये नहीं कहते होंगे कि बेटा पढ़ा करो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे और तुम पढ़ते नहीं हो, मक्कार हो, ऐसा नहीं कहते हैं। वो क्या कहते हैं कि बेटा ठीक है अच्छे से पढ़ना। अब वो अच्छे से पढ़ने में ही इंक्लूड है कि आप कहीं घूमने मत जाना, कहीं पर अपना टाइम वेस्ट मत करना, इधर उधर मूवीज़ में अपना टाइम इन्वेस्ट मत करना, ये सारी चीज़ें हैं। यानी कि वो इनडायरेक्ट वे से आपको विकल्प दे देते हैं। समझ गए? फिर आप वॉल्टेयर को देखोगे। वॉल्टेयर 1694 से 1778 के बीच का था। उसने अपनी 2 खत लिखे थे, एक एडिप तथा खत नाम की 2 पुस्तकें लिखी थी। उसमें उसने क्या किया, वही चीज़ कि ब्रिटेन की जो उस समय की व्यवस्था थी उदारवादी, यानी कि आप कह सकते हो संसदीय संवैधानिक व्यवस्था, उसकी तारीफ की और बताया कि जो चर्च किस तरह से भ्रष्ट आचरण को प्रमोट कर रहा है। उसने यहाँ तक कह दिया कि वास्तव में इस समय तो कोई ईसाई है ही नहीं, और जो एक ईसाई था उसे तो सूली पे चढ़ा दिया गया। मतलब इस तरीके से उसने चर्च के डोमिनेंस को समाप्त करने की बात की। क्लियर? काफ़ी देखिए डेप्थ में हम ऑलरेडी जब वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज यानी कि हिस्ट्री ऑप्शनल जब शुरू करेंगे तो वहाँ पर कंप्लीट करेंगे कि चर्च के संदर्भ में क्या बात थी, चर्च का क्या रोल था, सामंतवादी व्यवस्था क्या थी। अभी हम यहाँ उतना डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि इसकी लेंथ फिर बढ़ जाएगी। क्लियर? फिर आप देखिए उसने बताया कि कैसे हमारे यहाँ इनटॉलरेंस विद्वान है, कैसे न्याय की व्यवस्था अच्छी नहीं, इन सारी बातों पे प्रहार किया। कहने का मतलब आप ये समझ सकते हो कि इसने स्वतंत्रता के विचार को लोगों को बताया और उसने ये एक आईना प्रस्तुत किया उस समाज का कि वास्तव में दाग हैं कहाँ पे। आप जो समस्या ढूंढ रहे हो वो समस्या बेसिकली यहाँ पे है। क्लियर? तो जैसे आप एक एडवर्टाइज सुनते हो ना कि टेस्ट कहाँ है, टेस्ट कहाँ है, तो उसमें एक आता है कि टेस्ट यहाँ है। क्लियर? तो वही चीज़ है यहाँ पे कि इन लोगों ने ये बताया कि दाग कहाँ पे था। क्लियर? फिर आप रूसो को देखोगे, वो अपनी कई पुस्तक चाहे एमली हो, चाहे सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो या रूसोनी हो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या बोलता है कि जो मनुष्य है वो स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन वो जंजीरों में जकड़ा हुआ है। क्लियर? तो आप ये चीज़ देख लेते हो। और नेपोलियन ने इसे अपना आदर्श बनाया। फिर दिदरो क्या करता है, इन सभी तीनों विचारकों के, रूसो हो चाहे मॉन्टेस्क्यू हो चाहे वोल्टेयर हो, इन तीनों के विचारों का एक बेहतरीन पुस्तक तैयार करता है, यानी कि इंसाइक्लोपीडिया तैयार करता है और इसका प्रचार प्रसार करता है। इससे फ्रांस की सरकार काफ़ी नाराज़ होती है और फ्रांस की सरकार सबसे बड़ा शत्रु इसे ही मानती है। क्लियर? तो आप देख सकते हो कि इनका योगदान क्या था। लेकिन जब आपने ये सारी चीज़ें सुनी तो आपको एक चीज़ पता चला कि ना तो इन्होंने ये कहा कि क्रांति करो, ना तो इन्होंने ये कहा कि फ्रांस की सरकार बुरी है। इन्होंने क्या किया, उन समस्याओं को उजागर किया। इन्होंने बताया कि वास्तव में जो पुरातन व्यवस्था है, जो अंधविश्वास की जो प्रणाली है, उसमें क्या क्या कमियां हैं और उसका उपहास उड़ाया। और जब इन्होंने उपहास उड़ाया तो ऐसे लोगों को लीडरशिप प्रोवाइड की, ऐसे क्रांति के युगदूतों को प्रमोट किया जो आगे आकर इसका नेतृत्व करने लगे। क्लियर? तो ये इनकी क्या भूमिका कम थी? काफ़ी ज़्यादा थी। देखिए होता क्या ना कि हम लीडर्स नहीं बन पाते, बहुत कम लोग होते हैं जो लीडरशिप को प्रमोट कर पाते हैं। जब हम इथिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसकी खूबियों को देखेंगे, अभी हम यहाँ आपको बस बता दे रहे हैं। आप देखोगे कि जब फ्रांस का जब संविधान बनता है तो उसके नारे में देखो, सॉरी, फ्रांस की जब क्रांति हो रही होती तो वहाँ पे जो नारे अपनाए जाते हैं, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता व शक्ति का पृथक्करण, वो बेसिकली इन्हीं विचारकों का तो था। आप देखोगे स्वयं नेपोलियन क्या कहता है कि अगर रूसो ना होता तो मैं ना होता। समझे? आप देखोगे कि जब क्रांति संपन्न हो गई और जब संविधान निर्माण की बात आई तो उस पर जिन एक्ट्स को अपनाया गया, जिन नियम को प्रावधानित किया गया, गणतंत्र की बात की गई, वो इन्हीं विचारकों की ही तो थी। शक्ति के संतुलन की बात इन्हीं विचारकों की ही तो थी। तो आप इस तरीके से कह सकते हो कि हाँ ये बात ठीक है कि अमेरिका तथा फ्रांसीसी क्रांति जैसे तनावों के मध्य उत्पन्न हुई थी, उसमें भी मतलब कुछ सामाजिक परिस्थितियाँ और कुछ देशव्यापी दशा जिम्मेदार थी। लेकिन हम दार्शनिकों के योगदान को पूरी तरह से नगण्य नहीं मान सकते। इनका योगदान बस इतना था कि इन्होंने ये बताया उस समय कि वास्तव में समस्या कहाँ है, अर्थात दाग कहाँ है। क्लियर? तो आप ऐसे लिख सकते हो इसका उत्तर। उम्मीद है आपको इस प्रश्न का उत्तर काफ़ी अच्छा लगा होगा, साथ ही कई पॉइंट्स आपको मिले होंगे। हालांकि हमने इसको काफ़ी डिटेल में और डिस्क्राइब नहीं किया क्योंकि इसमें वीडियो की लेंथ बढ़ जाती और फिर वही बात है कि ज़्यादा
इतना लिखना ज़रूरी भी नहीं है, उतना ही देखें जितना हमारा प्रश्न है। क्लियर? बाकी डिटेल से तो हम ऑलरेडी हिस्ट्री ऑप्शन में पढ़ेंगे ही। उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नए प्रश्न के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।